नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन है पिछले वीक से। इस बार खेल से दोस्तों 6 क्वेश्चन है, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 6 क्वेश्चन है और स्थान से भी 6 क्वेश्चन है। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। बुक्स में इस बार 4 क्वेश्चन है, डिफेंस से 2 क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन है और लास्ट में विविध से 6 क्वेश्चन। टोटल कितना है? 35 क्वेश्चन है। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे खेल के क्वेश्चन। इस बार कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन लिए गए हैं खेल से। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको टिक करना है। राइट आंसर क्या होगा उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर्याना सब्बालेंका। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। अब बात करें दोस्तों इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पेट राफ्टर एरिना ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो आर्याना सब्बालेंका जी हैं, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, टेनिस स्टार। इन्होंने किसको हराया है? यूक्रेन की मार्टा कोस्तुइक को हराकर अपने करियर का 22वां खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। इस मैच में बहुत इंटरेस्टिंग टाइम रहा था, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये बेलारूस से हैं और ये यूक्रेन से है। आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इस वजह से काफ़ी ये रोमांचक मुकाबला हुआ था। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है राजगीर, वाराणसी, भोपाल या फिर जयपुर में। संस्करण कौन सा है? 72। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या होगा राइट आंसर बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, वाराणसी। हम बात करें इसके आयोजन की तो डॉक्टर सर्वपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर सर्वपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उद्घाटन किसने किया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। कौन आयोजन कर रहा है इसका? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्य और संस्थाओं से 58 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है और लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। विभिन्न राज्यों और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे लगभग 58 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है, 1000 खिलाड़ी द्वारा। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, धर्मशाला, दिल्ली या फिर वडोदरा में। महिला प्रीमियर लीग WPL, IPL होता है वो पुरुषों का होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, और WPL किसका है? महिलाओं का। तो महिला प्रीमियर लीग WPL का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा इसमें, मुंबई में। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में इसका उद्घाटन किया है और ये 4थे नंबर का संस्करण है। कौन सा है? 4th नंबर का संस्करण है। इसमें कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही है। कौन कौन? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जॉइंट्स और UP वॉरियर्स। ये 5 टीमें हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये 4थे नंबर का संस्करण है, जिसका उद्घाटन मैच जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? धावक, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स या फिर फुटबॉल से। जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए राइट होगा आपका, धावक। जिनसन जॉनसन ने 2018 एशियाई खेलों में 1500 मीटर में गोल्ड मेडल और 800 मीटर में इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में
किया गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के कौन सा संस्करण है ये? दूसरा संस्करण है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पुदुचेरी, पटना, दीव या फिर कांडला में। तो कहाँ किया गया है बताइए? राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा आपका इसमें, दीव। आयोजन घोघला बीच द्वीप में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन की बात की जाए तो मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। शुभंकर की बात करें तो पर्ल यानी कि खुश मिजाज और ऊर्जावान डॉल्फिन, ये इसका जो है शुभंकर है। और इसमें 1100 से अधिक खिलाड़ी 8 खेलों कौन कौन से हैं? वॉलीबॉल, सॉकर, सेपक टकरा, कबड्डी, पेंकक, सिलाट, ओपन वाटर स्विमिंग और मल्लखंब के साथ में रस्सा कस्सी में प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। यानी कि 1100 से अधिक खिलाड़ी 8 खेलों में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उद्घाटन कहाँ किया गया है? दीव में। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया? रांची, पटना, जयपुर या फिर लुधियाना में 69वें नंबर का नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, लुधियाना, पंजाब में। गुरु नानक स्टेडियम है लुधियाना में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? हरजोत सिंह बैंस, एजुकेशन मिनिस्टर हैं वहाँ से, और इनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। और इस गेम में 1000 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल देखते हैं, इसमें भी 6 क्वेश्चन हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, मोहित मिश्रा जी, वैभव अरोड़ा जी, आकाश त्रिपाठी जी, और डी ऑप्शन है AK बाला सुब्रमण्यम जी। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा, AK बाला सुब्रमण्यम जी। ठीक है, AK बाला सुब्रमण्यम जी ने डॉक्टर DK शुक्ला का स्थान लिया है। ठीक है, डॉक्टर DK शुक्ला के स्थान पर अब AK बाला सुब्रमण्यम जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने AK बाला सुब्रमण्यम जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम बात कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना की तो 15 नवंबर 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? आगे देखते हैं, हाल ही में उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उनका संबंध है तो पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र से है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यूरोपियन यूनियन से या फिर यूनिसेफ से। जो गणतंत्र दिवस है अभी 26 जनवरी को, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो हैं उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा जी आ रहे हैं। तो वो किस संस्था से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन आपका डी सी राइट होगा, यूरोपियन यूनियन से। बात करें दोस्तों उर्सुला वान डेर लेयन की तो ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा की बात करें तो ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और पहले ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अभी 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर ये मुख्य अतिथि के रूप में ये आ रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रमेश कुमार जुनेजा, शिवानी मिश्रा जी, RK जालान जी और राहुल त्रिपाठी जी। चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा आपका, रमेश कुमार जुनेजा जी को चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये RK जालान जी हैं, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। जुनेजा जी इससे पहले चमड़ा निर्यात परिषद में ही वाइस चेयरमैन थे और कोलकाता के JC ग्रुप के ये संस्थापक भी हैं। अब इनको चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में सुरेश कलमाड़ी जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध पूछा गया है, वो किस क्षेत्र से थे? शास्त्रीय नर्तक, पत्रकार, भूवैज्ञानिक या फिर राजनेता जी। तो सुरेश कलमाड़ी जी का भी निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा डी ऑप्शन, राजनेता थे भाई ये। सुरेश कलमाड़ी जी राजनीति के साथ साथ वे खेल प्रशासन के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ, ये IOA है, इसके भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और 2010 में जो दिल्ली में ग्लोबल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें आयोजन समिति के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ईरान, वेनेजुएला, मेक्सिको या फिर कनाडा। डेल्सी रोड्रिग्स को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? कौन सा होगा? ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो हैं, उनको अमेरिका द्वारा ऑपरेशन करके वहाँ से उठा लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था ड्रग्स के कुछ आरोप में। अब उनके स्थान पर वहाँ की जो उपराष्ट्रपति थी, कौन थी? डेल्सी रोड्रिग्स। उनको अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर चुन लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे किया गया है बताइए? अनुभव सिन्हा जी, मनोज कुमार गुप्ता जी, रोहित बिष्ट जी या फिर मुकेश चौहान जी। तो कौन होगा? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, मनोज कुमार गुप्ता जी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है। और भी बदलाव किए गए हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की बात करें हम तो मोहम्मद मुश्ताक नियुक्त किए गए हैं। और मेघालय उच्च न्यायालय की बात करें तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये मेघालय की पहली जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय की, वो बनी है। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश बनी है मेघालय में। इससे पहले कोई महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत नहीं थी मेघालय राज्य में उच्च न्यायालय में। ठीक है, अभी जो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे हैं, ये मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। 6 क्वेश्चन हैं स्थान से। पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर पटना? कहाँ किया गया है बताइए? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रथम भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। ठीक है, तो इसका आयोजन जो होगा वो 21 से 23 जनवरी तक किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। यह सम्मेलन भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के तत्वावधान से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में जो होगा ये पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? वाराणसी, कुरुक्षेत्र, भोपाल या फिर नई दिल्ली में? तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, नई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति जी हैं जो CP राधाकृष्णन जी, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में विद्वानों, भाषा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वों ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण, अध्ययन और वैश्विक प्रचार पर विचार विमर्श किया है। तो CP राधाकृष्णन जी जो हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा नई दिल्ली में ये जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है भारतीय भाषाओं का, उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर केरल? तो कहाँ किया गया है बताइए? ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? डी राइट होगा, केरल में। देश का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय केरल के वायनाड जिले के
कलपेट्टा में। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन किया है। अब यहाँ की सभी अदालतें पूरी तरह से डिजिटल तरीके से संचालित होती है, जिससे केस फाइलिंग, जांच और जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है और इससे न्याय तक पहुंच आसान, लागत कम और पारदर्शिता बढ़ने वाली है। ठीक है, तो देश का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय कहाँ खोला गया है? केरल में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो वायनाड जिले के कलपेट्टा में ये खोला गया है। क्लियर? आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। दृष्टिबाधित यानी कि जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, उनके लिए पहली ब्रेल जो लाइब्रेरी है वो खोली गई है। वो कहाँ खोली गई है बताइए? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, उत्तर प्रदेश में। जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए ब्रेल जो शब्द होता है उनके माध्यम से वो पढ़ते हैं अपने उंगलियों की सहायता से। तो वो लाइब्रेरी जो खोली गई, देश में पहली लाइब्रेरी खोली गई उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ब्रेल लाइब्रेरी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल पर बनाई गई है और इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के ही कुलपति कौन है? आचार्य संजय सिंह जी द्वारा किया गया है। क्या उद्देश्य है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों तक सहज पहुंच प्रदान करना है और शिक्षा के माध्यम से उनकी आत्मनिर्भरता, गरिमा को सुदृढ़ करना है। ठीक है, तो देश की पहली जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए लाइब्रेरी खोली गई है वो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में खोला गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ICGS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो किस राज्य की पुलिस को देश में पहला स्थान मिला है? तो किसे मिला है? उत्तराखंड पुलिस को। उत्तराखंड राज्य की पुलिस को इंटर ऑपरेनेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICGS 2.0 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 93.46 अंक के साथ पहला स्थान पाया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है। और इनको क्यों मिला है? क्योंकि उनकी उत्कृष्ट डिजिटल पुलिसिंग क्षमता और प्रभावी अपराध डेटा प्रबंधन को दर्शाता है। काफ़ी अच्छा काम किया है, इस वजह से उत्तराखंड पुलिस को देश का नंबर 1 जो स्थान मिला है वो मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS यानी कि रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम आधारित रेनबो ट्राउल फार्म लॉन्च किया गया है? पटना, लखनऊ, हैदराबाद या फिर जोधपुर में। तो देश का पहला कहाँ खोला गया है ट्रॉपिकल जो है वो है ऑप्शन आपका सी, हैदराबाद में। स्थान की बात करें तो कंदुकूर मंडल, रंगारेड्डी जिला और तेलंगाना में हैदराबाद के पास ही खोला गया है। तकनीकी की बात करें तो रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम यानी कि RAS और स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिससे नियंत्रित तापमान और पानी की गुणवत्ता में गर्म जलवायु में भी ट्राउट पालन संभव हो पाएगा। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? राजीव रंजन जी, जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो हैदराबाद में ये पहला खोला गया है भारत का RAS। अब बात करेंगे दोस्तों अवार्ड से संबंधित क्वेश्चंस की। इस बार 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में RK श्रीराम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बांसुरी, गिटार, वायलिन या फिर संतूर से। तो RK श्रीराम जी को संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है। वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन वाद्य यंत्र बजाते हैं ये। और म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा ये प्रदान किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। उर्मिला सत्यनारायण जी को भी मिला है किस क्षेत्र में? भरतनाट्यम के लिए उनको कला निधि पुरस्कार 2026 में मिला है। ठीक है, तो बात करें वायलिन के लिए जो मिला है वो RK श्रीराम जी को मिला है। और भरतनाट्यम की बात करें
तो उर्मिला सत्यनारायण जी को मिला है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रेलवे में बेहतरीन सेवा और शानदार योगदान के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को 70वीं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो कितने हस्तियों को, कितने लोगों को जो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है? 100, 125, 110 या फिर 105? तो कितने लोगों को मिला है? ऑप्शन आपका राइट होगा ए, 100 लोगों को। तो 70वीं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जिसमें केंद्रीय जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कार के रूप में 26 शील्ड दी जाएगी। ये पुरस्कार भारतीय रेलवे के अनुकरणीय सेवा और उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बुक से संबंधित क्वेश्चंस की। 4 क्वेश्चन है इस बार बुक से। तो पहला सवाल देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हाल ही में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? द्रौपदी मुर्मू जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ओम बिड़ला जी या फिर सीपी राधाकृष्णन जी? तो किसके द्वारा ये जो बुक है खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से, ये इसको लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। ठीक है। बात करें दोस्तों पुस्तक के विषय की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से 2025 तक के लाल किले में से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों को उर्दू अनुवाद है। जो ये बुक है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 2014 से 2025 तक लाल किले से जो भाषण दिए गए थे उसका ट्रांसलेट किया गया है उर्दू में। ठीक है। प्रकाशक की बात की जाए तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संस्थान है, उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। और उद्देश्य की बात करें तो उर्दू भाषा को बढ़ावा देना है और उर्दू भाषी जनता तक प्रधानमंत्री के विचारों और विकसित भारत के दृष्टिकोण को पहुंचाना है। ठीक है। जो उर्दू भाषा समझते हैं, लिखते हैं, उनके लिए ये जो पुस्तक है इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड को लॉन्च किया गया है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? राधिका पांडे जी, निधि शर्मा जी, प्रेम प्रकाश जी या फिर अभिनव अरोड़ा जी? तो कौन है इनके लेखक? प्रेम प्रकाश जी। प्रेम प्रकाश जी द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक जो पुस्तक है ये प्रेम प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है। और इसको जो लॉन्च किया है वो प्रमोद सावंत जी, कौन है? गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के विषय की बात करें हम तो यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन हिस्सों और नायकों पर केंद्रित है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इतिहास को एक नए नज़रिए से प्रस्तुत करती है। ठीक है। अच्छी बुक है ये प्रेम प्रकाश जी की हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंग डांस एंड लीड को लॉन्च किया गया है? सिंग डांस एंड लीड तरुण मिश्रा जी, अंकुर अग्रवाल, विनय चौहान या फिर हिंदोल सेन गुप्ता जी? तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ये? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, हिंदोल सेन गुप्ता जी द्वारा लिखित सिंग डांस एंड लीड जो पुस्तक है ये हिंदोल सेन गुप्ता जी द्वारा लिखित है। और इसका जो विमोचन किया है वो किसने किया है? देख सकते हैं आप, उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है। विषय की बात करते हैं, यह पुस्तक शील प्रभुपाद के नेतृत्व के सिद्धांतों और शिक्षाओं से प्रेरित है जो आधुनिक प्रबंधन और आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ती है। प्रकाशन की बात की जाए तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। और हम बात करें महत्व की तो यह पुस्तक युवा नेताओं और पेशेवरों के लिए उपयोगी है जो आंतरिक अनुशासन और उद्देश्य संचालित नेतृत्व सीखना चाहते हैं। तो हिंदोल सेन गुप्ता जी द्वारा लिखित पुस्तक है सिंग डांस एंड
लीड। इसका विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित अग्नि रसुल्लो विकासिंचिना कंपलम द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक लिखी गई है? आरुषि रेड्डी, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद जी, लक्ष्मी अय्यर जी, या फिर अदिथन आयंगर जी? तो ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद शर्मा जी द्वारा, ये प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। और ये जो पुस्तक है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक हृदयस्पर्शी और सामाजिक रूप से अत्यंत सार्थक घटना देखने को मिली है, जब आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में सड़कों की सफाई करने वाली महिला स्वच्छाकर्मी, क्या नाम है, लक्ष्मणा, उनके हाथों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है उसका विमोचन करवाया गया है। देख सकते हैं आप, इनके द्वारा ये राष्ट्रपति मुर्मू जी के जीवन पर आधारित जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया। इसका नाम, इनका नाम क्या है? लक्ष्मा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस की। 2 क्वेश्चन है डिफेंस से। तो पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रित का साल घोषित किया है? 2025, 2026, 27 या फिर 28? तो भारतीय सेना द्वारा नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता का जो ईयर घोषित किया है, साल घोषित किया है, वो कौन सा किया है? ऑप्शन बी, 2026 को। घोषणा किसने की है? भारतीय सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। क्या उद्देश्य है? कनेक्टिविटी बढ़ाना है, तेजी से निर्णय लेना और युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करना है। विजन की बात करें तो यह परिवर्तन के दशक, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, जिसमें आत्मनिर्भर और नवाचार मुख्य स्तंभ माने गए हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी जो है जनरल भारतीय सेना के, उनके द्वारा ये जो 2026 है इसको नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित ईयर के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखेंगे। हाल ही में हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन जो है त्रिनेत्र, इंद्रास्तना, सुदर्शन चक्र या फिर पवनवीर। तो हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने जो मिशन लॉन्च किया है वो कौन सा किया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, सुदर्शन चक्र। क्या उद्देश्य है? एक एकीकृत एआई सक्षम नेटवर्क के माध्यम से हवाई और आतंकवादी हमलों से देश की बुनियादी ढांचे और आबादी की रक्षा करना है, जिसमें ड्रोन और मिसाइल रक्षा के लिए संयुक्त सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रयास शामिल हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र जो है मिशन ऑपरेशन जो कह सकते हैं हम, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ में पहला सवाल देखते हैं। 3 क्वेश्चन लिए गए हैं इस बार। हाल ही में किस संस्था द्वारा मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसेलिनेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास द्वारा, डीआरडीओ द्वारा, इसरो द्वारा या फिर आईआईटी दिल्ली द्वारा? यानी कि जो हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, सैन्य कर्मी हैं, वो मुश्किल हालात में जब वहाँ उनको पानी की पहुँच कम होती है तो उनके लिए ये जो सिस्टम तैयार किया गया है ये डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने एक पोर्टेबल और हाथों से संचालित जल शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की है। ठीक है, जो खारे पानी को सुरक्षित पेयजल में बदल सकती है। यह प्रणाली जल अभाव वाले क्षेत्रों में लंबे गश्त और तैनाती के दौरान सैनिकों को भरोसेमंद जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ठीक है, जो सैनिक है जिनका ड्यूटी हाईएल्टी एरिया में है, जहां पर पानी की या खाने की सुविधा कम पहुंच पाती है, तो इसके माध्यम से पानी जो कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन में हो, अगर पानी वहाँ पर स्वच्छ नहीं है, ख़राब है या नमकीन पानी है, तो उसको इसके माध्यम से वो फिल्टर कर सकते हैं। ज़्यादा वजन भी नहीं है, छोटा सा पोर्टेबल है, ये हाथों से ही संचालित है। तो ये अच्छा काम किया डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए ग्लोबल पहल किसने शुरू की है? तो दुनिया का पहला मल्टीनेशनल जो आईआईटी बनने के लिए ग्लोबल पहल शुरू की है वो किसने की है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, आईआईटी
मद्रास ने। क्या उद्देश्य है? आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल विश्वविद्यालय बनाना है और भारत की शिक्षा इनोवेशन की पहुंच को बढ़ाना है। ठीक है, शुरुआत किसने की है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मम्पेबा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? फ्रांस, भारत, ब्राजील या फिर रूस ने? तो किसने शुरू किया है? ये भारत ने। क्या है ये जानते हैं। जो संस्था है किसने? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। मम्पेबा क्या होता है दोस्तों? मम्पेबा गर्म पानी का ठंडे पानी से तेजी से जमना, यानी कि एक तरफ आप गर्म पानी लो, एक तरफ आप ठंडा पानी लो, देखो कौन सा पानी जल्दी जमता है। तो देखना है आपको, गर्म पानी जल्दी जमेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए ये पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया गया है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ठीक है, यह सिमुलेशन बर्फ बनने की प्रक्रिया और अन्य प्रणालियों में सरल से ठोस में बदलने की घटनाओं को समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये पहला है मम्पेबा जो है, मम्पेबा प्रभाव किसको क्या बोलते हैं? मम्पेबा प्रभाव को गर्म पानी का ठंडे पानी से तेजी से जमना, यानी कि जो गर्म पानी होता है वो ठंडे पानी से पहले जमता है। एक बर्तन में आप गर्म पानी करके रखिए, एक में आप ठंडा पानी, आप फ्रिज में लगा के देखिए, जो गर्म पानी होगा वो पहले जम जाएगा। तो इसकी जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने ये जो सिमुलेटेड सिस्टम है, सिमुलेशन विकसित किया है, सुपर कंप्यूटर संचालित। ठीक है, और ये पहला है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है विविध के क्वेश्चंस का। 6 क्वेश्चन है इस बार विविध से। तो पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? बताइए। अरे अपना देश ही बना है, भारत। चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने चीन को पछाड़कर वैश्विक चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, आंकड़े की बात करें 2025-26 के, तो भारत के 150.18 मिलियन टन और चाइना के 145.28 मिलियन टन 2025-26 के आंकड़े हैं। तो चावल उत्पादन में जो चाइना हमसे आगे था, अब हम उनसे आगे निकल गए हैं। ठीक है, 150.18 मिलियन टन है भारत का और चाइना का 145.28 मिलियन टन है। तो नंबर 1 आ गया है कौन? इंडिया। घोषणा किसने की है? केंद्रीय जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा ये उपलब्धि की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका में? तो कहाँ खोजे गए हैं? पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुषाण कालीन सिक्के हैं ये। स्थान की बात की तो पाकिस्तान के तक्षशिला के पास। ठीक है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वहाँ पर इसको खोजा गया है, बीर मोंड में। ठीक है, बीर मोंड में। खोज की बात की तो कांस्य के दुर्लभ सिक्के और लेपिन लाजुली के टुकड़े मिले हैं। समय की बात करें तो सिक्के 2री शताब्दी ईस्वी के हैं, जबकि जो पत्थर मिला है वो 6ठी शताब्दी पूर्व के हैं, जो क्षेत्र के लंबे इतिहास को दर्शाते हैं। शासक की बात करें तो सिक्कों पर कुषाण शासक जो है वासुदेव जी, जो कुषाण राजवंश के अंतिम शासक भी थे, उनके छवि के सिक्के मिले हैं। ठीक है, और ये एक महान शासक थे। तो ये कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस, जापान, अमेरिका या फिर भारत? तो कौन सा बना है? अपना देश इंडिया, भारत। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो भारत CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। तकनीक की बात करी जाए तो यह कृषि अपशिष्ट, जो मुख्यतः धान की जो पराली जलाई जाती है, उसको पायरोलिसिस प्रक्रिया द्वारा बायो ऑयल में बदलकर और फिर उसे परिष्कृत करके बनाया जाता है, जिससे पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन का टिकाऊ विकल्प मिलता है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जो सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? अपना देश भारत। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आधार कार्ड द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? उदय, गट्टू, अप्पू या फिर ललिता जी?
तो क्या है ऑप्शन ए उदय, UDAI। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सर्विस को लोगों के लिए आसान बनाने के लिए उदय नाम का एक शुभंकर लॉन्च किया है। क्या नाम का? उदय नाम का। शुभंकर जो उदय है उसको डिजाइन जो किया है वो केरल के त्रिशूर के अरुण गोयल जी ने बनाया है। ठीक है। तो ये केरल के हैं जो त्रिशूर के अरुण गोयल जी, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है। क्या किया गया है? उदय, जो कि लोगों के लिए जो आधार से संबंधित समस्या है उसको निवारण किया जाएगा। और इसका जो लोगो है, जो शुभंकर है, वो लॉन्च कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइड रेल सिस्टम कौन बन गया है? रूसी रेलवे, चीनी रेलवे, भारतीय रेलवे, फिर कनाडा रेलवे। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइड रेल सिस्टम तो कौन है? अपना देश भारतीय रेलवे। विद्युतीकरण का स्तर की बात की जाए तो भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के 99% से अधिक का विद्युतीकरण कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 2004 से 2014 की तुलना में विद्युतीकरण की जो गति है वो काफ़ी बढ़ गई है, जो अब प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक हो रही है। ठीक है। डेली जो ट्रेन अभी विद्युत से चलती है उसको डेली लगभग 15 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो बढ़ाई जा रही है। नवीनीकरण ऊर्जा की बात की जाए तो रेलवे सौर ऊर्जा का भी अधिक उपयोग कर रहा है। ठीक है। इसकी क्षमता 2014 में कितनी थी? 4 मेगावाट थी और अब बढ़कर कितनी होगी है? 900 मेगावाट हो गई है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रीफाइड रेल सिस्टम जो है वो भारतीय रेलवे है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। नागौरी अश्वगंधा है ये जो केंद्र सरकार द्वारा GI टैग दिया गया है इसको, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपका बी होगा, राजस्थान से संबंधित है। यह टैग नागौर क्षेत्र की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी के कारण उच्च गुणवत्ता वाली अश्वगंधा के उत्पादन को वैश्विक पहचान देता है और जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और बाजार सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। ठीक है। नागौर ये आप जड़ी बूटियों में भी काम आती है दवाई के रूप में, तो इसको अभी ये नागौर है जो राजस्थान में पड़ता है, एक जिला है वहाँ का है ये, और इसको GI टैग दिया गया है। ठीक है। नागौरी अश्वगंधा को शामिल होने के साथ राजस्थान के GI टैग जो प्रमाणित है वो कुल कितने हो गए हैं? अब 22 हो गए। राजस्थान से कुल 22 GI टैग केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।